नमस्कार, स्वागत है आपका समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 2022 में जब अपने बलबूते तैयार गगनयान आकाश की अनंत ऊंचाइयों में तैर रहा होगा तो करोड़ों भारतीयों के अरमान बुलंदियों पर होंगे। कड़ी लगन और हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से आखिरकार ये संभव होगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया में अपनी धमक दिखाने के लिए ये जरूरी भी है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ तैयार होता और बढ़ता वैश्विक बाजार हमारा इस्तकबाल कर रहा है और अब भारत इसके लिए कमर कस चुका है। जी हां, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पंख लगाते हुए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में 2 मानव रहित यानों के साथ साथ एक यान ऐसा भेजने की परिकल्पना है जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। इसरो ने अब तक जितने भी अभियानों को अंजाम दिया, मानव अंतरिक्ष अभियान उनमें से एकदम अलग है। जटिलता और महत्वाकांक्षा के लिहाज से यह अब तक के सभी अभियानों से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन साल दर साल कड़ी मेहनत से इसरो ने मानव अंतरिक्ष अभियान के लिए जरूरी सभी तकनीकी सफल परीक्षण कर लिया है। आज विशेष में बात करेंगे गगनयान मिशन को मिली कैबिनेट की मंजूरी पर और इसकी खासियत के बारे में बताएंगे। साथ ही बात करेंगे इस मिशन की चुनौतियों और इसरो के अब तक के अंतरिक्ष के सफर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को प्रोत्साहन देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के गगनयान कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है और इस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में 2 मानव रहित यानों के साथ साथ एक यान ऐसा भेजने की परिकल्पना है जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि साल 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन स्पेस के तहत भारत ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इस स्पेस मिशन के तहत 3 सदस्यों वाले दल को कम से कम 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 10,000 करोड़ की लागत आएगी। इस मिशन के पूरा होने पर रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाएगा। This Gaganyaan program is a great program in pursuit of India's space autonomy, which is designed to carry about 3 human beings for a period of minimum 7 days in the space, along with the support of the academia, the scientific community, the industry, and the ISRO. And it will be launched within 40 months after the approval. परियोजना को आधिकारिक मंजूरी भले ही शुक्रवार को मिली हो, लेकिन इस पर पिछले कुछ समय से काम चल रहा था। भारत ने मिशन में सहायता के लिए रूस और फ्रांस के साथ पहले ही समझौता कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में गगनयान परियोजना की घोषणा की थी। मिशन गगनयान की सफलता देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इससे इसरो के स्पेस मिशन को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं और ये प्रोजेक्ट इसी कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा। आपको पता ही है कि भारत की स्पेस ताकत को आज दुनिया भी बहुत इसको एक प्रकार से अप्रिशिएट करती है कि बहुत सारे बाकी कंट्री के सैटेलाइट भी हमारे सिस्टम से आजकल छोड़े जाते हैं, लेकिन ये पहली बार हम 3 इंसान को भेज रहे हैं। ये एक बड़ी पहल है। इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद अब तक अगले 40 महीनों के अंदर पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके तहत पहले 2 मानव रहित उड़ान भेजे जाएंगे, जिससे प्रौद्योगिकी और मिशन प्रबंधन पहलुओं में विश्वास बढ़ाया जा सके। मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए
अधिकांश जरूरी आधारभूत प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर चुका है। गगनयान कार्यक्रम की लागत में टेक्नोलॉजी विकास, विमान हार्डवेयर प्राप्ति और आवश्यक ढांचागत तत्व शामिल हैं। 2 मानव रहित विमान और 1 मानव चलित विमान गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में चलाए जाएंगे। गगनयान कार्यक्रम में इसरो और शिक्षा जगत, उद्योग, राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अन्य वैज्ञानिक संगठनों के बीच साझा कोशिश होगी। इस कार्यक्रम से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। मानव अंतरिक्ष विमान कार्यक्रम प्रयोग और भविष्य की टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण के लिए अंतरिक्ष में एक अनूठा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम से रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक क्षमताओं के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मानव अंतरिक्षयान क्षमता भारत को दीर्घकालिक राष्ट्रीय लाभों के साथ भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष खोज कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए सक्षम बनाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। जब हम आजादी के 75वें साल का जश्न मना रहे होंगे, भारत एक ऐसी उपलब्धि को हासिल कर लेगा जिसे फिलहाल सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन ने ही हासिल किया है। 2022 तक भारत का अंतरिक्ष यान 3 भारतीयों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। ये मिशन पूरा होगा गगनयान से। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन के लिए जुट गए हैं। आइए जानते हैं क्या है भारत का गगनयान मिशन और उसकी खासियत। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब या हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त 2018 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 2022 तक गगनयान के जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजेगा। ऐसा होने पर भारत मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही मानवयान को अंतरिक्ष में भेजने में समर्थ हैं। गगनयान इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा है कि गगनयान मिशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसरो इस लक्ष्य को भी हासिल करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही उन्होंने कहा कि देश के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी है। इस दिशा में मानव क्रू मॉड्यूल के साथ ही पर्यावरण नियंत्रण और जान बचाने की प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी विकसित हो चुकी है। इसरो के चेयरमैन ने जानकारी दी कि गगनयान भेजने के पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन को अंजाम देगा। इस परियोजना के लिए GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। That is 2022 when the Honorable Prime Minister given a target. Definitely it's our duty to make it happen. And ISRO is always capable of taking the challenges, and we never failed. So definitely with all the teamwork, we will be able to achieve the target set by Honorable Prime Minister. भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को गगनयान के जरिए अंजाम दिया जाएगा। गगनयान भारतीय चालित कक्षीय अंतरिक्षयान है। अंतरिक्षयान को 3 लोगों को ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इसके तहत एक नियोजित अपग्रेड किए गए संस्करण को डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपने पहले मानव युक्त मिशन में गगनयान 3.7 टन के कैप्सूल में 3 लोगों के दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली होगी। अंतरिक्षयान में लिक्विड प्रोपेलेंट युक्त 2 इंजन होंगे। इस मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर से अंतरिक्षयान की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस कार्यक्रम में मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचाने और धरती पर वापस सुरक्षित लाने से जुड़े सारे तकनीक शामिल होंगे। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान एक महिला के हाथ में होगी। इसरो के इस गगनयान प्रोजेक्ट की अगुवाई महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी। उन्होंने भारत के रॉकेट प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई है।
भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्ष मिशन की अगुवाई एक महिला के जरिए किया जाना बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने जानकारी दी है कि गगनयान रूस, चीन और नासा के ओरियन यान और अपोलो कैप्सूल से छोटा होगा, लेकिन अमेरिका के जेमिनी अंतरिक्ष यान से थोड़ा बड़ा होगा। इसरो ने इसे राष्ट्रीय मिशन करार दिया है। इसरो का कहना है कि इस मिशन के लिए जरूरी अधिकांश महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास हो चुका है। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए बेंगलुरु में प्रशिक्षण सुविधा संपन्न केंद्र बनाएगा। इस साल 5 जुलाई को ही इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में सफलता पाई थी। 5 जुलाई 2018 को वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा में पहले क्रू मॉड्यूल स्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस क्रू स्केप कैप्सूल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जा पाएंगे और अगर अंतरिक्ष में उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर पाएंगे। We already have generated or developed the systems related to environment control and life support system. Then we have already started the development regarding that the flight suit, astronaut suit. Then many of the subsystems required for the crew module also we developed. भारत देशी अंतरिक्ष यात्री को व्योमनॉट्स का नाम देने की योजना बना रहा है। संस्कृत में व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। गगनयान को लेकर शुरुआती अध्ययन और तकनीकी विकास का काम ऑर्बिटल व्हीकल नाम से 2006 से शुरू हो गया था। इसके तहत अंतरिक्ष में एक हफ्ता गुजारने लायक मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के समान कैप्सूल का डिजाइन तैयार किया जाना था। ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और वापस पानी में लैंड किए जाने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। As Habib Tanvir used to say that every play is a political play in some way or other. Whether we are not a kind of activist. We never been a part and parcel of any political party. We are not doing a political play overtly. It's not a kind of a protest play or something like that. Whatever we are feeling at that time, वो उनमें आ गया। नमस्कार, मी सतीश आळेकर, मला भेटा गुफ्तगू या कार्यक्रमात सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म CID से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए इसरो बेंगलुरु में सारी सुविधाओं से संपन्न ट्रेनिंग सेंटर बनाएगी। हालांकि कम समय होने की वजह से देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग विदेश में दी जाएगी। बेंगलुरु में बनने वाला ट्रेनिंग सेंटर देश के भविष्य के मानव मिशन के लिए काफी कारगर साबित होगा।
2022 में गगनयान मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन की तैयारियों के लिहाज से इसरो के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बड़ी चुनौती है। कागजी तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा की योजना 2008-9 से बननी शुरू हो गई थी। मौजूदा योजना के तहत भारत के गगनयान के एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग बेंगलुरु में होगी। इसके लिए बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके देवनहल्ली में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जो केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेंटर होगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो विकसित करेगा। 40 से 50 एकड़ में विकसित किया जाने वाला ये प्रशिक्षण केंद्र बहुत कुछ रूस के कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर की तर्ज पर ही बनेगा, जहां दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि भारत के पहले मानव सहित अंतरिक्षयान अभियान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को रूस या अमेरिका में ही प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। भारत के ट्रेनिंग सेंटर के पूरी तरह से विकसित होने के बाद ही यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भारत के पास काफ़ी सारी चुनौतियाँ इसलिए होंगी क्योंकि हमने लक्ष्य तय किया है कि हम 2022 में ह्यूमन मिशन भेजेंगे। तो समय की कमी है, 40 मंथ का ही समय है। हमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे 3 लोग बैठेंगे और वो आसमान में जाएंगे। तो वो मॉड्यूल डेवलप करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़, हमें एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग करने के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का जत्न करना है। उसमें हमें रूस मदद कर रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कई सारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे इंडिया और रूस दोनों देशों में ट्रेन हो जाएंगे। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए देवनहल्ली में बनने वाला ट्रेनिंग सेंटर भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर में भविष्य में मानव सहित अंतरिक्षयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा रिकवरी मिशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कामों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित एस्ट्रोनॉट के जीरो ग्रेविटी में रहने की भी व्यवस्था होगी, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ही अंतरिक्ष में रहने का माहौल मिल सके। इसके लिए सेंटर में जीरो ग्रेविटी सुविधा देने वाले उपकरण लगाए जाएंगे। इसमें भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की ओर से बताए गए अनुभवों की मदद ली जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर में थर्मल साइक्लिंग और रेडिएशन रेगुलेशन चैम्बर भी होंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को वाटर सिमुलेटर में ट्रेनिंग दी जाएगी। अंतरिक्ष यात्रियों को पानी के नीचे जाना होगा, जहां वे जीरो ग्रेविटी में रहने का प्रशिक्षण ले सकेंगे। ये ट्रेनिंग में बेसिकली आपको एक एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा तो कई सारे देशों के जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो बेसिकली पायलट्स होते हैं, क्योंकि आपको एक यान को उतनी ऊपर दूरी पे ले जाना है। आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलना पड़ेगा कि जिसके दायरे आप ऊपर पहुंच पाएंगे। तो जिनको ये अंडरस्टैंडिंग होती है, जिनको ये एक्सपीरियंस होता है आसमान में जाने का और भी ऊपर जाने का, वैसे वाले लोगों की ज़रूरत है। उसके साथ ही हमें संशोधन को भी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट्स करने की भी ज़रूरत है। तो हमें कई सारे युवाओं की ज़रूरत है, जो मेरे विचार से इंडियन एयरफोर्स से एंड इंडिया के साइंटिफिक कम्युनिटी से आएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन के लिए 2022 के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करना पहला कार्य होगा। इसके लिए कई टेस्ट होंगे, जिसकी संकल्पना पहले ही तैयार कर ली गई है। इस इंस्टीट्यूट के पास पहले से ही पायलटों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने के लिए सिस्टम मौजूद हैं। सोवियत संघ के स्पेसक्राफ्ट से 1984 में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। सोवियत संघ ने सबसे पहले अप्रैल 1961 में अपने वैज्ञानिक यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। इसके बाद मई 1961 में अमेरिका ने भी एलन शेफर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। चीन 2003 में अपने ही अंतरिक्षयान से अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाला तीसरा देश बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 21 नवंबर 1963 को थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च करने के साथ ही शिशु के पहले कदम की तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद से भारत ने अपने अंतरिक्ष के सफर में कई मील के पत्थर पार कर लिए हैं। आज हमारा देश अपने लिए और दूसरे देशों के लिए उपग्रहों का निर्माण करने के साथ साथ उनका प्रक्षेपण भी कर रहा है। इतना ही नहीं, हमने मंगल ग्रह तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल की है। हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दौरान हुई।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने देश के समक्ष और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव वैज्ञानियों, विचारकों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया और यहीं से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफर शुरू हो गया। सबसे जो कृतित्व हमें देना है वो है लेट प्रोफेसर विक्रम साराभाई को। उन्होंने बहुत काबिल लोगों को ट्रेन किया, जैसे सतीश धवन, कस्तूरी रंगन, हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम। तो इसरो ने बहुत बहुत काबिल लोगों को ट्रेनिंग करके एक इतने सालों का जो सफर रहा इसरो का, वो बहुत ही बड़ा सफर रहा। भारत के केरल में मछुआरों के एक अनजान से गांव थुम्बा में 21 नवंबर 1963 को अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया था। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया, जिसने अंतरिक्ष की शोध गतिविधियों में दम भर दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 70 का दशक प्रयोगात्मक युग साबित हुआ। इस दौरान आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी और एप्पल जैसे प्रयोगात्मक उपग्रह कार्यक्रम चलाए गए। अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 के दिन भारत का पहला बड़ा कदम पड़ा। इस दिन इसरो ने देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इस प्रायोगिक उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट का ये नाम प्राचीन भारत के जाने माने खगोलविद के नाम से मिला। 10 अगस्त 1979 को उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्चर का प्रयोगात्मक तौर पर परीक्षण किया गया। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। दूरसंचार उपग्रह इनसैट का विकास इसरो का अगला पड़ाव था। 30 अगस्त 1983 को इनसैट 1B उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ इनसैट उपग्रहों की सीरीज की शुरुआत हो गई। 1984 तक इनसैट तकनीक से दूरसंचार और टेलीविजन जैसी सुविधाएं जुड़ गई। 1984 में भारत के राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। इसरो ने 17 मार्च 1988 को भारत की पहली रिमोट सेंसिंग तकनीक वाली सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च की। 10 जुलाई 1992 को स्वदेशी सैटेलाइट सिस्टम इनसैट पर बने पहले उपग्रह इनसैट 2A को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। 23 जुलाई 1993 को इनसैट सीरीज के दूसरे उपग्रह इनसैट 2B का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसरो ने 29 सितंबर 1997 को पहली बार PSLV यान को लॉन्च किया, जिसमें IRS-1D सैटेलाइट भेजी गई। 12 सितंबर 2002 को अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला कल्पना चावला के नाम पर कल्पना 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। 20 सितंबर 2004 को पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित पहली सैटेलाइट एडुसैट GSAT-3 का प्रक्षेपण किया गया। 22 दिसंबर 2005 को डायरेक्ट टू होम यानी DTH केबल टीवी नेटवर्क के लिए इनसैट 4A उपग्रह को लॉन्च किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के ऐतिहासिक चंद्र मिशन की शुरुआत हुई। इसे PSLV C-11 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। 1 जुलाई 2013 को इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली, जब उसने भारत का नेविगेशन उपग्रह IRN-SS-1A प्रक्षेपित किया। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका की तर्ज पर अपना GPS सिस्टम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा। 67 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके इसरो ने पहली बार में ही मंगलयान सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो नासा के माविन मिशन के खर्च का महज 10वां हिस्सा था। इसरो ने अप्रैल 2018 में नेविगेशन सिस्टम नाविक के आखिरी और 8वें उपग्रह IRN-SS-1 का सफल प्रक्षेपण किया। जैसे ही नाविक सिस्टम काम करने लगेगा, भारत अमेरिका और रूस के बाद विश्व का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास खुद की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। पहले ही अटेम्प्ट में चंद्रयान चारों तरफ चंद्रमा के चारों तरफ एक कक्षा में इस्टेब्लिश कर लिए। पहले
माने यूनिवर्स के सबसे पहले बाकी देश, वो यूएसए हो या और कोई देश, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने कभी भी मंगलयान में सक्सेस हासिल नहीं किया था। लेकिन इसरो ने यूनिवर्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान मंगल ग्रह के चारों तरफ घूमने में काबिल हो गई। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में नया अध्याय लिखा। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के नाम दर्ज था। इनमें कार्टोसैट श्रृंखला का कार्टोसैट 2 उपग्रह भी शामिल था। ये रॉकेट 6 अलग अलग देशों के पेलोड लेकर रवाना हुआ था। इस शानदार कामयाबी ने भारत को दुनिया में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की सुविधा प्रदान करने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया। 5 जून 2017 को इसरो ने भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह रॉकेट अपने साथ 3136 किलो वजन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 लेकर गया। इससे पहले 2300 किलो से ज्यादा वजन वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के गिने चुने अग्रणी देशों की जमात में अपनी जगह बनाई। 29 जून 2017 को इसरो ने भारतीय जमीन से अब तक का सबसे भारी उपग्रह GSAT-17 लॉन्च किया। इसका वजन 3477 किलो था। 12 जनवरी 2018 को इसरो ने 31 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक एक साथ लॉन्च किया। इसमें भारत के 3 और 6 अन्य देशों के 28 सैटेलाइट शामिल थे। इसरो ने अंतरिक्ष अभियान में ऊंची छलांग लगाते हुए इसी साल 14 नवंबर को GSLV Mk111D2 रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह GSAT-29 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके साथ ही इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी और आधुनिक संचार सैटेलाइट GSAT-11 को 5 दिसंबर 2018 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसके अलावा इसरो ने 19 दिसंबर 2018 को GSLV F-11 से संचार सैटेलाइट GSAT-7A को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो अब तक 32 देशों के 269 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज इतना ही, लेकिन आप हमारे ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार।